बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी नीव की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ और मैं सही से दिख रही होंगी। तो जल्दी से एक बार सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई क्या मैं आप सब बच्चों को ठीक से दिख रही हूँ और क्या आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। तो ठीक है भाई, ठीक है, ओके ओके ओके, आवाज़ एकदम बढ़िया है, मैं बिल्कुल ठीक से दिख रही हूँ। तो फिर इसी के साथ शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक एक करके अब हम लोग हमारे सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैम आज आप क्या करवाने वाले हो, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है जिस चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये एक बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है बेटा हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर होने वाला है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिली में कौन कौन था, वो किस तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर कैसे उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं, कैसे उनका करियर ऊंचाई पर जाता है और कैसे फिर एक बार में डाउनफॉल भी आता है। ये सारी चीज़ें बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम लोग हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को। सबसे पहले भाई आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं ये है बेटा आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में। तो भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। भाई आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कराना है चैप्टर जिसका नाम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को बताया ये कहानी होने वाली है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग किन वजहों से जानते हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन को आप जानते हो कि मैम बहुत सारी साइंटिफिक बड़ी बड़ी थ्योरीज इन्होंने दी हैं। ये जाने जाते थे मैम अपने करियर के लिए। ठीक है, जो काम इन्होंने किया है फिजिक्स के अंदर है ना, उस काम के लिए हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जाने जाते हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है बेटा वो अपने फिजिक्स के करने वाले कामों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया एग्जैक्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन कैसे व्यक्ति थे, इनके जीवन में कौन कौन था, इनकी वाइफ कौन थी, इन्होंने कैसे अपने करियर में वो ऊंचाइयां हासिल करी हैं, वही बेटा हमने हमारी आज की कहानी में देखना है। तो चलिए बच्चों फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो जब आप एक वर्ड के बारे में सोचते हैं बेटा, जिस वर्ड का नाम है जीनियस, तो जीनियस वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है, आपको क्या लगता है जीनियस कौन है, आपको क्या लगता है कि जीनियस लोगों की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो भाई जीनियस के बारे में जानने के लिए आज हम कहानी आपको पढ़ाएंगे अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट जिन्होंने पूरी दुनिया को आज से 100 साल पहले हिलाकर रख दिया था। कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि इन द समर ऑफ 1905 यानी 1905 की गर्मियों का मौसम है, एक 26 साल के व्यक्ति ने एक ऐसी बुक पब्लिश करी इन क्विक सक्सेशन दैट 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, यानी इन्होंने 4 ऐसे पेपर्स निकाले, इन्होंने 4 ऐसी रिसर्च पेपर निकाले। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात हो रही है। इन्होंने ऐसे 4 ग्राउंड ब्रेकिंग यानी एकदम सनसनी करने वाले सनसनीखेज रिसर्च पेपर निकाले अबाउट लाइट। ठीक है, रोशनी के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है बेटा पार्टिकल्स की, जो आपके कण हैं, जो आपके एटम्स हैं वो कैसे चलते हैं, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडी, जब कोई भी चीज़ चल रही होती है तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, और एनर्जी। अब भाई ये वो चीज़ें, ये वो सवाल जो हमारे दिमाग में अक्सर आते थे, उन सवालों का उत्तर हमें इन्होंने दिया। अब ये कौन थे अब हम जानेंगे इनके बारे में। His work took up only few pages in a scientific journal। अगर हम इनके काम के बारे में बात करें तो आपके कुछ पन्नों में ही बेटा इनका काम पूरा हो जाता था, लेकिन वो कुछ पन्ने, वो कुछ चंद पन्ने उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। हमारा अंतरिक्ष, हमारी दुनिया, हमारा समय और हमारा पूरा कॉस्मोस यानी हमारा पूरा यूनिवर्स कैसे चलता है, उन सब की थ्योरीज हमें इन्होंने दी, इनकी कहानियों ने दी। और इनका नाम जो था बेटा जीनियस पड़ गया। अब ये कौन थे भैया, ये हमारे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में हम कहानी करने वाले हैं।
एल्बर्ट आइंस्टाइन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी अब आप देखो आपके सिलेबस में इनके ऊपर एक चैप्टर है। ये बहुत बढ़िया, बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बने। इनफैक्ट आपके जो एटॉमिक बॉम्ब्स है बेटा, एटॉमिक बॉम्ब जो ओपेनहाइमर ने बनाया था, उस बॉम्ब को बनाने के अंदर भी इनका योगदान, इनका डायरेक्ट योगदान नहीं था, लेकिन इनकी एटॉमिक फिजन की जो थ्योरी है उसका जो उसके पीछे जो मेन आइडिया था वो यहीं से ही आया था। अब वो कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। तो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, उल्म नाम की एक जगह थी, आप कह सकते हो उल्म नाम की एक जगह थी जहाँ पर इनका जन्म होता है। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। अब वो कहते हैं इसका कोई भी, जब ये पैदा हुए थे इनका कोई भी ऐसा संकेत नहीं था बेटा कि ये इतने महान बनेंगे, कि इनकी किस्मत के अंदर इतनी ग्रेटनेस लिखी होगी कि ये दुनिया में इतना नाम कमाएंगे। जब ये पैदा हुए थे तब इनके पैदा होने पर ऐसा कोई हमें अनुभास नहीं हुआ था कि भैया ये जीवन में या अपने करियर में इतना कुछ कर दिखा सकते हैं। On the contrary, his mother thought that Albert was a freak। जबकि इसकी विपरीत बात क्या थी? इस बात के विपरीत बेटा बात ये थी कि इनकी मदर को लगता था कि उनका बेटा फ्रीक है। उनको ये लगता था कि उनका बेटा जो है बेटा वो पागल है। To her, his head seemed too much large। उनके हिसाब से, उनकी मम्मी के हिसाब से उनके बेटे का सर बहुत बड़ा है, तो भैया ये बच्चा थोड़ा पागल है। तो मतलब मम्मी भी अपने बेटे का मजाक उड़ाती थी। उन्हें भी नहीं लगता था कि ये बच्चा जो है जीवन में या करियर में जाकर इतना कुछ बड़ा जो है वो अचीव कर सकता है। फिर क्या हुआ? एट द एज ऑफ 2.5, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 2.5 सालों के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। अब एक नॉर्मल बच्चे हा पापा मम्मी दादा दादी दीदी ये सब जो है वो बहुत जल्दी बोलना शुरू कर देता है। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 साल का बच्चा प्रॉपर वर्ड्स जो है वो बोल पाता है, भले ही मुश्किल वर्ड्स नहीं, लेकिन आसान बेसिक मम्मी पापा दीदी वो तो बोल ही पाता है। यहाँ पर क्या हुआ, आइंस्टाइन जो थे वो 2.5 साल के हो गए, लेकिन 2.5 साल तक भी बोलना नहीं सीखे। जब फाइनली बेटा उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। लेकिन फिर जब आइंस्टाइन ने बोलना सीखा तो वो हर चीज़ को बेटा 2 बारी रिपीट करते, जैसे हेलो हेलो, हाउ हाउ, आर यू। ठीक है, तो मतलब हर बात को वो 2 बारी रिपीट करते। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टाइन क्योंकि बोलना लेट सीखे, इनका दिमाग थोड़ा लेट विकसित हुआ, तो इन्हें समझ में ही नहीं आता कि बाकी बच्चों के साथ क्या करे। हम एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, वो खेलता है, एंजॉय करता है, मज़े करता है, लेकिन इन्होंने कभी वो मज़े सीखे ही नहीं करने, क्योंकि दिमाग थोड़ा धीरे विकसित हुआ। सॉरी, ज्यादा दोस्त बेटा इन्होंने बनाए नहीं, तो जो इनके प्लेमेट्स थे, यानी इनके साथ जो बच्चे खेलते थे, वो इन्हें बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। ठीक है, वो उन्हें बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, यानी बोरिंग भैया, इनके साथ नहीं खेलेंगे हम, ये खेलते नहीं है, ये बोर कर देते हैं। So the youngster played by himself much of the time। क्योंकि अब एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटी उम्र में दोस्त बनाने में असक्षम थे, तो वो बहुत अकेले पड़ जाते थे। तो जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बच्चे थे, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत छोटे थे, तब वो अकेला खेला करते थे, उनके साथ खेलने के लिए कोई दोस्त नहीं हुआ करता था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन बाकी बच्चों से थोड़े अलग भी थे, इन्हें मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते थे। ठीक है, इन्हें मैकेनिकल टॉयज बहुत अच्छे लगते थे, जो पुर्जे वाले खिलौने होते थे ना, उनके साथ खेलने में इन्हें बहुत मज़ा आता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, इनकी बहन का नाम था माजा, तो वो अपनी मम्मी को बोलते हैं फाइन, ठीक है मम्मी, बेटी है ओके वेरी गुड, बहन है वेरी गुड, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं? तो मतलब उनका दिमाग इतना साइंटिफिक था, ठीक है, ही हैड अ साइंटिफिक माइंड, उनका दिमाग इतना ज़्यादा साइंटिफिक था कि वो हर चीज़ को साइंटिफिकली ही सोचते थे। जब उनकी बहन पैदा हुई, उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी अच्छी बात है आपको एक बेटी हुई है, मेरे को बहन मिली है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं ये तो बताओ। तो कितनी फनी बात है कि वो कह रहे हैं कि उनकी बहन के पैरों की जगह पे पहिए कहाँ हैं। मतलब वो हर चीज को उस मैकेनिक्स की नजर से ही देखते थे। A headmaster once told his father what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की अपने स्कूल में अपने टीचर से भी नहीं बनती थी, तो एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन के हेडमास्टर ने उनके पापा को टॉन्ट मारते हुए भी बोला कि देखिए जी, आपका बेटा कोई भी काम चुने जीवन के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा आपका लड़का है वो जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता।
क्योंकि बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन की उनके टीचर्स से नहीं बनती थी, टीचर्स भी अल्बर्ट आइंस्टाइन को पसंद नहीं करते थे, तो एक टीचर ने उनके पापा को ऐसे ही बोल दिया कि भैया आपका लड़का तो कुछ नहीं कर सकता और आपका लड़का जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने वायलिन प्ले करना शुरू किया था बच्चे एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना शुरू किया था, क्योंकि उनकी मम्मी चाहती थी कि भैया पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो कम से कम कुछ और तो सीख ही ले। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की मम्मी चाहती थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वायलिन बजाना सीखें, और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना सीखा भी। वायलिन छोटा वाला जो गिटार जैसा दिखता है वो होता है। He later became a gifted amateur violinist। तो उसके बाद वो एक बहुत ही अच्छे, आप कह सकते हैं पास टाइम में खेलने वाले, पास टाइम में प्ले करने वाले, ठीक है, पास टाइम एक्टिविटी, वो एक वायलिनिस्ट बने। मतलब उन्होंने इसे अपना करियर नहीं बनाया, इसे अपनी बस एक हॉबी रखी, मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने स्कूल की पढ़ाई में कैसे भी हो भैया, वो अपनी, देखो लिखा हुआ है एमेट्योर कौन होते हैं, डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन। जब कोई भी काम को एक अपने एंजॉयमेंट की तरह आप करते हो रादर देन कि आप उसे अपने जीवन का प्रोफेशन बनाओ। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो एक बारी वायलिन बजाना सीखा, वो बेटा उनकी जो आप कह सकते हैं वो उनका जो एक पॉइंट था, जो टैलेंट है, वो जीवन भर उनके साथ रहा। चलिए फिर, तो यहाँ तक उन्होंने अपनी एक्टिविटी ऑफ प्लेइंग वायलिन जीवन भर तक जिंदा रखा भैया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। देखो बात ये नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बैड स्टूडेंट थे भैया, उनके स्कूल में किसी टीचर से नहीं बनती थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि भाई जो पढ़ाई हमें दिलाई जा रही है स्कूल के अंदर, वो कोई खास एजुकेशन तो है नहीं। आप हमें सिखा रहे हो ये वॉर कब हुई, आप हमें बता रहे हो ये डेट लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, ये लर्न कर लो, लेकिन ये वॉर क्यों हुई वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो उनके जो प्रॉब्लम थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन से, वो इससे नहीं थी कि आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे हो, उनकी प्रॉब्लम थी कि आप क्यों पढ़ा रहे हो। मतलब पढ़ाओ वो जो काम भी आए जीवन में, जो काम ही नहीं आएगा उसको पढ़ाकर आप क्या कर लोगे, है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा नहीं है बेटा कि वो एक बुरे स्टूडेंट थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वो म्यूनिक नाम की एक जगह है, वहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली चली गई थी जब वो 15 मंथ के थे तभी, और वहाँ पर उनके अच्छे मार्क्स भी आते थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में, यानी जब तक वो छोटे थे तब तक उनके अच्छे नंबर आए हैं। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ का डिसिप्लिन आप बहुत एक्सट्रीम में ले जाओ। तो हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, उनको ये लगता था कि भैया स्कूल के जो रूल्स हैं ना वो बड़े रूढ़िवादी हैं, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ही सख्त का नियम और कायदे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आते थे। एंड ऑफन इसी वजह से उनका जो था लड़ाई हो जाती थी, ऑफन उनकी जो है तू मैं हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी टीचर्स के साथ, क्योंकि वो टीचर्स की बात का जवाब देते नहीं थे सही से, वो रीजन पूछते थे। टीचर चाहती है कि बच्चा सही से जवाब दे, लेकिन वो ये काम करते नहीं थे। वो तो भैया सवाल, वो तो बिल्कुल बात की तह तक जाते थे कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है। तो जब वो 15 साल के हुए, आइंस्टाइन को स्कूल में रहते हुए इतना स्टिफर्ड फील हुआ, उन्हें इतना जकड़ा हुआ महसूस हुआ कि उन्हें लगा कि भैया ये स्कूल एजुकेशन मेरे लिए तो बनी ही नहीं है, और उन्होंने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 15 साल की उम्र में स्कूल को कर दिया टाटा बाय बाय, कि भैया मैं स्कूल नहीं जा सकता, स्कूल मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता स्कूल में। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट आइंस्टाइन पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। अब जिस साल अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ा उससे 1 साल पहले ही अल्बर्ट के पापा मम्मा जो थे वो मिलान नाम की जगह में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड दे लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब क्योंकि बेटा उनका इतना परेशान कर रहा है, स्कूल जा नहीं रहा, स्कूल से कंप्लेंट आ रही है, तो मम्मी पापा जो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, वो भी बहुत गुस्सा थे अपने बेटे से। तो उन्होंने अपने बेटे को म्यूनिक ही छोड़ दिया कि तू रुक जा यहाँ पर, तेरा फिर मन करेगा स्कूल जाने का तो तू चला जाइयो। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन के बाद, बहुत सारी बात करने के बाद ये डिसाइड किया गया, ठीक है, ये डिसाइड किया गया कि आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। तो बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारी लड़ाई के बाद ये डिसाइड किया गया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी एजुकेशन जो है वो स्विट्जरलैंड में पूरी करेंगे, एक ऐसी सिटी जो बहुत लिबरल है एज कम्पेयर टू म्यूनिक, जो कि बहुत ज़्यादा फ्री है एज कम्पेयर टू म्यूनिक। मतलब म्यूनिक में उतनी आज़ादी नहीं है जितनी उन्हें देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड में, इसीलिए उनका मन था कि वो स्विट्जरलैंड जाकर अपनी एजुकेशन पूरी करें।
आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब देखो, भले ही वो इंग्लिश ऐसी आपकी हिंदी जैसे, हिंदी तो था ही नहीं, उसके अलावा आप लोगों के हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में वो अच्छे नहीं थे, लेकिन ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। लेकिन वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, परफेक्ट स्टूडेंट थे किसके अंदर, मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उनका बहुत इंटरेस्ट था फिजिक्स में। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। इसके बाद इन्होंने क्या डिसाइड किया, जब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली स्विट्जरलैंड में, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जब वो अपना हाई स्कूल करेंगे, यानी वो जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, वो ज्यूरिक नाम की जगह पर करेंगे। लेकिन अब सिर्फ ज्यूरिक जाकर, साइंस ऐसी चीज नहीं थी बेटा जिसने हमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखों को जो है लुभाया, ठीक है। दैट वाज द ओनली, नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड हिम, दैट यू नो ही लाइक्ड। मतलब साइंस अकेली ऐसी चीज नहीं थी जिससे उन्हें प्यार था, ठीक है। ये जो डैशिंग यंग मैन थे, यानी ये जो स्मार्ट से, हमारे हैंडसम से यंग मैन है विद हिज वॉलरस मुस्टैश। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वॉलरस मुस्टैश? जैसी आप मूंछ देख पा रहे हैं, मतलब ऐसी सी, इसे कहते हैं वॉलरस मुस्टैश, ठीक है। तो इनकी क्या थी बेटा, वॉलरस मुस्टैश थी इनकी। इस तरीके की जो है आपकी मुस्टैश, आपको इनकी जो मूछ है, मुस्टैश मतलब माने मूछ, आपको ऐसी इनकी मूछ देखने को मिलेगी। ये रही वॉलरस मुस्टैश। अब 1990 के अंदर 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने खूबसूरत स्मार्ट से दिखते थे, लेकिन फिर इनका पाला पड़ा साइंस से, और साइंस के बाद ये ऐसे दिखने लगे हैं। तो ये अभी भी स्मार्ट, बट वही है, सुंदरता आंखों में, सुंदरता देखने वालों की आंखों में है भाई। he also felt a special interest in a fellow student। अब भैया साइंस से तो इन्हें प्यार था ही, इन्हें यहाँ पर एक स्टूडेंट से भी प्यार हो जाता है, मतलब स्टूडेंट इनकी नहीं, इनके साथ में पढ़ने वाली सहपाठी से प्यार हो जाता है, ठीक है। इनको एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम था बच्चे मिलेवा, ठीक है, मिलेवा मैरिक। उस लड़की का नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। और इनके हिसाब से वो जो लड़की थी वो बड़ी क्लेवर थी, वो बड़ी चतुर थी, तो जो उसकी चतुराई थी ना, ये उसके दीवाने हो गए थे। This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। अब ये women जो थी, ये भी बड़ी फेमिनिस्ट किस्म की women थी, ये सर्बिया से आई हुई हैं, तो ये सर्ब की हैं, ठीक है, फ्रॉम सर्बिया, ठीक है। ये सर्बिया से यहाँ पर आई हैं स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यूरिक के अंदर जो रूल्स थे वो थोड़े अच्छे थे। तो यूरोप में अकेली ऐसी जगह जो विमेन को भी डिग्री देती थी, वो ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक थी। तो वो भी यहाँ पर पढ़ने आई थी, और इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन का इंटरेस्ट इनमें बन गया था। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाय अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो हमारे आइंस्टाइन है, उन्हें इनके अंदर एक फ्रेंड, ठीक है, उन्हें इनके अंदर एक, आप कह सकते हैं कि एक एसोसिएट देखने को मिला कि भैया ये मेरी साथी हैं अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। अब ये फिलिस्टीन्स कौन थे? फिलिस्टीन्स वर दोज पीपल इन हिज फैमिली, ये उनकी फैमिली के वो लोग थे और यूनिवर्सिटी के वो लोग थे जिनके साथ ये हमेशा एट ऑड्स रहते थे, मतलब नॉट गुड रिलेशंस। उनके साथ इनके जो रिलेशंस थे वो कभी भी अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये लोग जो थे बेटा, ये विमेन एजुकेशन को या फैमिली एजुकेशन को सपोर्ट, इन लोगों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। एज ए रिजल्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन और ये मिलेवा मैरिक की इनसे कभी भी नहीं बनी। अब होता क्या है, ये मिलेवा मैरिक और हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्यार हो जाता है। लव लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। तो हमारे पास आज भी इनके लव लेटर्स हैं जिसके अंदर ये अपने प्यार को शब्दों में उतारते हैं, जिसमें ये लोग प्यार को साइंस के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, साइंस विद टेंडरनेस, मतलब काइंडनेस के साथ, बड़े ही प्यार के साथ ये लोग साइंस को जो है मिक्स करते हैं। आइंस्टाइन ने एक लेटर में लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। तो वो लिखते हैं कि मैं कितना खुश और कितना गर्व महसूस करूंगा जब हम दोनों का जो काम होगा रिलेटिविटी के ऊपर, वो विक्टोरियस हो जाएगा, वो जीत जाएगा। जब हमारा काम जो है वो पब्लिश हो जाएगा, जब लोगों तक वो काम पहुंचेगा, जब वो काम फेमस होगा, तो मैं कितना खुश होऊंगा कि हम दोनों ने साथ में मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर दिखाया है। तो ये लाइंस थी हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन की अपनी होने वाली बीवी के लिए, भी इनकी वाइफ भी बनेंगी मिलेवा मैरिक। अब 1900 में एट द एज ऑफ 21, जब मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन दिखाए थे और ये रहे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट।
1900 में आते आते जब ये 21 साल के हुए, इन्होंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी ये बेरोजगार थे, इनके पास कोई जॉब नहीं थी। तो इन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब ले ली और ये प्राइवेट लेसन्स देते थे, यानी प्राइवेट ट्यूशन्स आप जिन्हें कह सकते हो। इन्होंने प्राइवेट ट्यूशन्स दे देकर पैसा कमाया और फाइनली 1902 में इनको एक जॉब मिल जाती है। ठीक है, 1902 में ये एक जॉब करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। पेटेंट ऑफिस में क्या होता है, जब आप कोई भी काम को अपने नाम कराना, काम अपने नाम कराना, मतलब मानो कि आपने कोई बहुत बड़ी आविष्कार करा, ठीक है, अब आपने बोला कि ये आविष्कार मैंने करा है, इसके बाद इस आविष्कार को करने का और कोई भी जो है श्रेय नहीं ले सकता। तो आप पेटेंट ऑफिस में जाएंगे और उस आविष्कार पर अपना पेटेंट साइन करवा देंगे, जिसके अंदर आपको ये मिल जाता है कि इस इन्वेंशन के इन्वेंटर आप ही हैं। जैसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपका टेलीफोन बनाया था, तो अगर वो उन्होंने जब इसको पेटेंट कराया तो वहाँ से ही नाम पड़ गया कि भैया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ही हैं जिन्होंने आपके टेलीफोन का इजाद किया था। तो ये कैसे ऑफिस में काम करते थे जहाँ पर इन्हें पेटेंट पेपर्स पर साइन करना होता था। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own idea as a secret. तो यहाँ पर इनका काम था बेटा चेक करना और असेस करना बाकी लोगों की इन्वेंशंस को। आइंस्टाइन खुद एक्चुअली अपने खुद के आइडियाज सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at the work the Bureau of Theoretical Physics. मतलब मजाक मजाक में इन्होंने अपने काम में जो इनका ड्रॉर था उसका नाम रखा हुआ था द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, जिसके अंदर ये अपने सारे इन्वेंशंस के पेपर बना बना के रखते जाते थे। इनका एक फेमस पेपर बेटा 1905 का, वो था आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू विच कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। ये दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स, मतलब वो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि अगर तुम दो सेम क्लॉक्स को जो सेम टाइम दिखाती हैं वो सेम टाइम शो नहीं करेंगी अगर वो दोनों साथ में आएंगी एक लंबी जर्नी के बाद, जिसके अंदर एक बहुत तेज चल रही होगी और दूसरी धीरे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास दो घड़ियां हैं, ठीक है, दो घड़ियों में इस समय पर एग्जैक्ट बज रहे हैं मान लो 4:11। अब एक घड़ी आपने पहनी और एक घड़ी आपने अपनी बहन को दी, ठीक है। आपकी बहन पैदल चल के किसी रास्ते पर आई है, 3-4 घंटे वो पैदल चली है, या मैं कहती हूँ वो गाड़ी से चलकर आई है, ठीक है, और आपने उसी जगह पर जाने के लिए एक प्लेन ले लिया, मतलब मान लो आपने अपना प्राइवेट जेट ले लिया फॉर एग्जांपल। तो वो 3 घंटे जो उसने सड़क पे चला और आपने वही 3 घंटे जो प्लेन में चढ़ा, अब जब आप दोनों 3 घंटों के बाद अपने टाइम को मैच करेंगे तो आप लोग क्या नोटिस करेंगे कि उसकी घड़ी में और आपकी घड़ी में टाइम का थोड़ा सा फर्क होगा। जितनी तेज स्पीड से आप चल रहे होंगे आपका टाइम भी कंपैरेटिवली उतना तेज स्पीड से चल रहा होगा, है ना। तो जब आप ये नोटिस करेंगे कि जो अगर आप प्लेन वाली घड़ी देखेंगे तो उसके अंदर टाइम थोड़ा सा ऊपर होगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि आपका जो स्पीड है, आपकी जो लाइट जो आपके चलने की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम की स्पीड जो है वो भी चेंज होती है। अब ये सुनने में आपको बड़ी अजीब बात लगेगी कि मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बेटा ये पॉसिबल है, दिस हैज हैपेंड, एंड ये एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है। From this followed the world's most famous formula. इसी थ्योरी से निकल कर आता है दुनिया का सबसे फेमस फॉर्मूला जो डिस्क्राइब करता है मास यानी वेट और एनर्जी के बीच का रिलेशन, E = mc²। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जहाँ पर E एनर्जी के लिए स्टैंड करता है, M मास के लिए स्टैंड करता है, C स्टैंड करता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। तो E = mc², ये गाना भी है उसके ऊपर, ये दुनिया की सबसे फेमस इक्वेशन है, ये हर एक को आती है, E = mc², है ना। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. अब वो कहते हैं जिस समय आइंस्टाइन दुनिया की सबसे कठिन चीज़ को सॉल्व करने में बिजी थे, इनकी जो प्राइवेट जीवन है, इनका जो निजी जीवन है वो अनरावल कर रहा था, यानी उस जीवन के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी, यानी इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन प्राइवेट जीवन की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। Albert wanted to marry Mileva right after finishing his studies. Albert Einstein चाहते थे कि वो मिलेवा से शादी कर ले अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद, लेकिन उनकी मम्मी नहीं चाहती थी कि उनकी शादी मिलेवा से हो। भैया टिपिकल मम्मी बिहेवियर।
She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. उनका मानना यह था कि मिलेवा जो है वो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी हैं, एंड क्योंकि वो मेरे बेटे से 3 साल बड़ी हैं तो शायद वो मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। भैया इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों कर रहा है ये। She was also bothered by मिलेवा's intelligence. उनकी मम्मी को थोड़ी टेंशन इस बात की भी थी कि उनकी जो बहू होगी यानी जो मिलेवा होगी वो बड़ी तेज़ है, वो बड़ी इंटेलिजेंट है, तो हो सकता है वो मेरे बेटे का ही पागल बना जाए। इसीलिए she was very against that Albert should not marry मिलेवा. शी इज़ अ बुक लाइक यू। तो उसने यही बोला कि भाई वो तेरे जैसी है बिल्कुल, तुम दोनों सेम एक घर में आ जाओगे तो मैं कैसे झेलूंगी दोनों को, मैं नहीं करा रही तुम दोनों की शादी। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो आइंस्टाइन ने अपनी मम्मी की बात मानकर शादी तोड़ दी, ठीक है नहीं करूंगा शादी। बट फिर उसके बाद उनकी मम्मी जब अपनी मम्मी की मान की शादी तोड़ी है, मन से तो तोड़ी नहीं है, तो वापस से फिर ये लगता है कि नहीं शादी तो मैं जैसे करूंगा, जो करना है कर लो। तो फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है बेटा जनवरी 1903 में, और इनके 2 बेटे होते हैं। बट कुछ सालों बाद जैसा उनकी मम्मी ने एक्सपेक्ट किया था, उनकी मैरिज फॉल्टर कर जाती है यानी एंड कर जाती है, और दोनों की शादी में लड़ाई हो जाती है। मिलेवा जो अपने इंटेलेक्चुअल जो अपनी नॉलेज को खो रही थी, क्योंकि उनको ये लगता है कि भैया वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एम्बिशियस, इतनी लायक थी करियर में कुछ बनने के लिए, वो यहाँ पर बस एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनकर रह गई हैं, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जीवन में बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का बहुत दुख था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखा पा रही, मेरा जितना भी टैलेंट है वो घर के अंदर बंद कर रह गया है। इसीलिए वो बहुत ही अनहैप्पी थी, और फाइनली इन दोनों की बहुत सारी लड़ाइयों के बाद इन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, यानी बहुत साल लगातार इनकी लड़ाइयाँ तू मैं झगड़े होने के बाद फाइनली ये कपल जो है तलाक ले लेते हैं 1919 में। और उसके बाद हमारे आइंस्टाइन महाराज ने शादी कर ली अपनी कज़न से, ठीक है, अपनी बहन से ही इन्होंने शादी कर ली जिसका नाम था एल्सा, ठीक है, और ये इनकी कज़न सिस्टर थी। और फिर इन्होंने उसी साल जिस साल इनकी मिलेवा से वो होता है डाइवोर्स होता है, उसी साल उन्होंने अपनी एक और बहन से जिसका नाम था एल्सा, उससे शादी कर ली। अब होता क्या है, आइंस्टाइन के जीवन में मिलेवा का चैप्टर अब खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हें बताऊं, आइंस्टाइन के 2 बेटे बड़े परेशान थे इनसे, क्योंकि आइंस्टाइन के 2 बेटे में से किसी एक को कुछ मेंटल डिजीज हो गया था, क्योंकि उनको यह था कि उनके फादर उन पर ध्यान नहीं देते थे। आइंस्टाइन के न्यू पर्सनल चैप्टर की शुरुआत होती है। इट कोइंसाइडेड, मतलब ये आप कह सकते हैं ओवरलैप कर रहा था, एक दूसरे के साथ एक के ऊपर एक आ रहा था, विद इज राइज टू वर्ल्ड फेम। यानी वो कहते हैं कि इनका जीवन का जो व्यक्तिगत चैप्टर था वो इनके दुनिया की फेम के साथ बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। 1915 में जब इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश करी, जिसने दुनिया को चीज़ों का, ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का एक नया रास्ता दिखाया, तो वहाँ से गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटी क्या है, आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे क्यों आती है, इसके ऊपर बेटा इन्होंने जो पूरी थ्योरी दी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। वो बताते हैं एक एक्लिप्स होता है, ग्रहण के बारे में वो बात यहाँ पर करते हैं बेटा। वो कहते हैं ग्रहण होता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण 1919 में, जिसमें इन्होंने ये प्रूव किया कि उनकी जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी उन्होंने बातें बोली हैं, वो सब की सब सही है। आइंस्टाइन ने पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया था कि किस एक्सटेंट तक, यानी किस हद तक जो है रोशनी स्टार्स से डिफ्लेक्ट होगी, यानी उनका जो है कोर्स चेंज होगा, यानी उनका रास्ता बदलेगा थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी सन के ऊपर जब आपका ग्रहण लगेगा तो आपके सूरज पर ग्रहण लगने से जो रोशनी की किरणें हैं वो किस तरीके से अलग डायरेक्शन में जाएंगी। तो न्यूज़पेपर ने प्रोक्लेम किया कि भैया जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया है वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, वो एक बहुत बड़ा आविष्कार है, ठीक है, वो एक वैज्ञानिक क्रांति है जो उन्होंने करी है, और ऐसी क्रांति आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलता है बेटा फिजिक्स में 1921 में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है नोबेल प्राइज। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनको हर जगह से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, हर जगह से बच्चे ने निमंत्रण आने लगे कि आप यहाँ आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पर आकर अपना जो है हमें एक वो दीजिए, क्या कहते हैं उसको, भाषण दीजिए। और इट वॉज लॉडेड बाय प्रेस, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं तारीफ करी गई, प्रेस्ड बाय प्रेस। तो मतलब जितने भी आपके मीडिया है उन्होंने भी इनकी बहुत तारीफ करी, इनको बहुत ज़्यादा जो है सर्च क्या चढ़ाया, बहुत पसंद किया और बहुत इनकी जो है तारीफ़ें हुई।
जब नाजीज पावर में आए जर्मनी में, क्योंकि रहते तो ये जर्मनी में ही थे, तो जब नाजीज पावर में आते हैं बेटा जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन जो थे वो एमिग्रेट कर जाते हैं यूएसए में, यानी वो मूव आउट कर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। 5 सालों बाद जब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन होती है, जिससे आपके एटॉमिक बॉम्ब्स बनते हैं, ये बर्लिन में होता है, ठीक है, यानी ये जर्मनी में होता है। अब ये चीज़ जब हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगी तो उन्होंने अमेरिकन को लिख कर दिया कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, बर्लिन के अंदर उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। जर्मनी में जब एटॉमिक बॉम्ब बनना शुरू हुआ और जब अमेरिका को ये पता लगा, जिन्हें हमारे इन्होंने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज़ के रिगार्डिंग गुस्से में आ गए कि ये कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग जो थे जो फैसिज्म से दूर भाग रहे थे, जर्मनी के अंदर ये था जिसमें हिटलर का रूल था, ऐसे आइंस्टाइन भी वहाँ से निकल गए थे। और अब उन्हें डर था कि नाजीज जो हैं वो एक एटम बॉम्ब बनाकर दुनिया पे यूज़ ना कर दें। एट दी अर्जिंग ऑफ अ कलीग, मतलब एक कलीग के बोलने पर, आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 में, जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि भैया एक सिंगल बॉम्ब इस तरीके का अगर बन गया तो वो एक पूरे के पूरे पोर्ट को, ठीक है, वो एक पूरे के पूरे आप लोगों के जो द्वीप होते हैं, द्वीप तो नहीं कहेंगे, ये पूरा बंदरगाह, सॉरी, ये आपका पूरा का पूरा बंदरगाह उड़ाने की क्षमता रखता है। एक बम और आपका पूरा बंदरगाह गायब हो जाएगा। इट माइट वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। ये इतना खतरनाक बम है कि ये उस जगह को तो खराब करेगा ही, साथ में उसके आसपास के एरिया को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगा। जब अमेरिका ने ये चीज़ सुनी कि एक ऐसा बॉम्ब बनाया जा रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने बिना बताए अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये बॉम्ब बनाया और उसे हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा दिया। कि इससे पहले जापान या फिर इससे पहले जर्मनी, इससे पहले रशिया ये बम बनाए, यूएसए ने ये बम बनाया और फेंक दिया। His words did not fail to have an effect. Obviously जो आइंस्टाइन ने लिखा उस बात का असर हुआ। अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब बनाया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर ओपनहाइमर जिसने ये बॉम्ब बनाया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन से ये बात करके गए थे और उन्होंने इस बॉम्ब को जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगा कि एक बॉम्ब बनाया गया है और उस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है और हिरोशिमा नागासाकी में बहुत लोग मारे गए हैं, तो हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं वो इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत दुखी फील करते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने अमेरिका को बताई थी इसीलिए ताकि वो जर्मनी को रोक सकें, लेकिन इसीलिए नहीं कि ताकि वो एक बम बनाकर जापान के लोगों पर गिरा सकें। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कि ये काम उन्होंने क्यों किया, उन्होंने क्यों ये बात उन्हें बताई, क्योंकि इस चीज़ का जो खामियाजा है अब वो अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके लोग ही भुगत रहे हैं और जापान के लोग भुगत रहे हैं। आइंस्टाइन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि शायद मेरी वजह से डिस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका को ये बात बताई थी। तो उस समय उन्होंने वापस से एक मिसिव, एक लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि ये क्या तरीका था भैया, ऐसे नहीं कर सकते थे। इसके अंदर उन्होंने बोला कि लेकिन अब क्योंकि ये हो गया है तो आप एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाइए जो पूरी दुनिया में बाकी देशों को ये बॉम्ब बनाने से रोकेगी और उन्हें बम बनाने से रोकेगी भी और उन्हें जो है ध्यान रखिए कि और ये बम कहीं पर ना ड्रॉप किया जाए। अब वो लेटर जो रूजवेल्ट को गया था, जिसके ऊपर असर एकदम से ले लिया गया था, इस लेटर का किसी के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 सालों के अंदर आइंस्टाइन जो थे, जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें खुद पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलकर वर्ल्ड पीस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, तो उन्होंने पॉलिटिक्स का अपना जो है हाथ आगे किया। एजिटेटिंग, फाइटिंग टू एंड द आर्म्स बिल्डअप, उन्होंने लड़ाई करी लोगों के साथ मिलकर कि ये जो वेपन्स हम लोग बना रहे हैं, हर देश जो अब ये वेपन्स क्रिएट कर रहा है वो भी ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जो वेपन क्रिएशन हो रही है इसे बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने लड़ाई करी पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए, यानी उन्होंने लड़ाई करी अमन के लिए, शांति के लिए और लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के लिए। फिर फाइनली बच्चे हमारे आइंस्टाइन का देहांत हो जाता है 1955 में एट द एज ऑफ 76, और उसके बाद इन्हें एक विजनरी, ठीक है, एक फ्यूचर लीडर के तरीके से देखा जाता है जो फ्यूचर के बारे में सोचते थे और एक वर्ल्ड सिटीजन, साथ ही साथ वो एक साइंटिफिक जीनियस तो थे ही। तो यहाँ पर आकर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत खूबसूरत कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है बेटा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मतलब है कि इनके मरने के ऊपर एक बहुत बड़ा एक कहानी है, और वो कहानी ये है कि कई लोग ये भी कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं हमारे,
जब ये मरे ना तो इनका दिमाग चोरी कर लिया गया था, जहाँ पर इन्हें दफनाया गया वहाँ से इनका दिमाग चोरी कर लिया गया था, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग नॉर्मल लोगों के मुकाबले इतना ज़्यादा विकसित था कि अगर कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट इनके दिमाग को स्टडी करे तो वो जान सकता है कि इनका दिमाग इतना कैसे विकसित रूप से चल सकता है। तो ऐसी भी एक थ्योरी है जिसमें लोग कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया गया था, बट ये हमारे पास प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, बट ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो मैं किसी भी तरीके से ये नहीं बोल रही कि ये हुआ था, मैं बता रही हूँ ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसे लोगों के अनुमान है, ऐसा हुआ है, इसके बारे में मेरे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि मैम आपने कहा था। Whose name has been synonymous with genius, यानी किसके नाम को जीनियस के नाम के साथ जोड़ा जाता है? आइंस्टाइन के नेम को, गांधी जी के नेम को, राइट ब्रदर्स के नेम को, या ऑल? तो आंसर है बेटा आइंस्टाइन के नाम को जोड़ा जाता है जीनियस के नाम से। जीनियस बोले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे जी बोले तो पार्ले जी, वैसे ही जीनियस बोले तो अल्बर्ट आइंस्टाइन। When was Albert Einstein born? 14 मार्च, 10 मार्च, 14 मार्च 1877 या 14 मार्च 1875? अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे भी ठीक से याद नहीं है, तो एक बार हम भी रिपीट करके देखेंगे कि हमारा आंसर गलत ना हो। 1879 में बेटा ये पैदा हुए थे, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 1879 का, बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही है, तो हम लोग पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे और उसको ठीक मार्क कर देंगे। What did Albert's mother think of him? एल्बर्ट की मम्मी उनके बारे में क्या सोचती थी? एल्बर्ट की मम्मी सोचती थी कि एल्बर्ट एक फ्रीक है बेटा, क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुए तो उनका एक बहुत बड़ा सर था, ठीक है, और ही डिड नॉट स्पीक अंटिल 2.5, 2.5 साल तक की उम्र तक बोले नहीं थे। At what age what did Albert Einstein's classmates called him? तो इनको बुलाया जाता था बेटा ब्रदर बोरिंग, क्योंकि ना बात करते थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे इनके, ठीक है, और इनको पता ही नहीं था किसी से क्या बात करनी है, तो इनका बेंट ऑफ माइंड ही नहीं था दोस्तों की तरफ। At what age did Albert Einstein learn to speak? 3.5, 4.5, 5.5 या 2.5? तो 2.5 साल की उम्र में बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोलना सीखा, एंड ही रिपीटेड एवरीथिंग ट्वाइस। लेकिन जो भी ये बोलते थे बेटा, हर चीज को ये 2 बारी रिपीट कर कर ही बोलते थे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? तो इसका आंसर अभी हमने पहले डिस्कस किया, ये 2 बारी जो थे बेटा हर बात को बोलते थे। What did Einstein love to play with? आइंस्टाइन को किन चीज़ों के साथ खेलना पसंद था? तो आइंस्टाइन को बच्चों मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि भाई पुंजर वाले जो भी आपके जो जिनमें उनके पीसेस हैं, ठीक है, अस्थि पंजर है जिनके, उनके साथ खेलना उन्हें पसंद था। What did the school headmaster say about Einstein? तो आइंस्टाइन के स्कूल मास्टर ने बोला था कि आपका बेटा कोई भी प्रोफेशन चूज करे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका बेटा कभी भी जीवन में किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। When did Einstein began learning playing with the violin? तो जब बेटा वो 7 साल के थे तब उनकी मदर ने उनको वायलिन बजाना सिखाना शुरू किया था, कि भैया वो सीखते रहे। एक बार हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। Six, sorry. It was not at the age of 7, very bad, my bad, sorry, it was the age of 6. Option number D. Where did Einstein score good marks in all the subject? तो बेटा जब उन्होंने स्कूल, एक म्यूनिक के स्कूल में जब वो थे, तब वहां पर उनके हर स्कूल के अंदर अच्छे नंबर आते थे, बट इवेंचुअली वो नंबर खराब हो गए। Why did Einstein leave the school? क्योंकि बेटा उन्हें जो स्कूल के अंदर फॉर गुड, ऑब्वियसली उनका अच्छा हो रहा था स्कूल छोड़कर, उनका टीचर्स से बहुत क्लैश होता था, प्लस उन्हें स्कूल का डिसिप्लिन और बाकी ऑर्डर पसंद नहीं था, तो इसलिए ऑल ऑफ दी अबव बेटा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, और 4-5 पोल्स हैं, वो करके फिर क्लास एंड करेंगे। Whom did Einstein fall in love with? आइंस्टाइन को किनसे प्यार हो जाता है? आइंस्टाइन को प्यार होता है बेटे मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की से, मिलेवा मैरिक, जो उनसे 3 साल बड़ी थी। At what age did Einstein do his graduation? तो 21 साल की एज में बेटा उनकी ग्रेजुएशन पूरी होती है, और साल था 1900। When did Einstein secure a job? 1900 में पार करने के बाद वो प्राइवेट ट्यूशंस देते हैं, और 1902 के अंदर वो पेटेंट ऑफिस इन बर्न, इनका काम शुरू हो जाता है। What does the lesson A Truly Beautiful Mind speak of? तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमने आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में सीखा।
व्हेन वाज आइंस्टाइन अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज? तो बच्चे ने नोबेल प्राइज मिलता है 1921 में इनकी फिजिक्स के कंट्रीब्यूशन के लिए। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द लेसन? तो मैसेज है बेटा कि एक ब्यूटीफुल माइंड ब्यूटीफुल आइडियाज तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ उन्हें दुनिया के भले के लिए भी यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के क्वेश्चन का सही उत्तर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आखिरी एक सवाल करा रही हूं। आइंस्टाइन वॉज ट्रिमेंडसली शेकन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय, जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था बेटा जापानीज सिटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो बस रूजवेल्ट को बताया था कि ऐसा हो रहा है ताकि जर्मनी को रोका जाए। उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि इस वजह से वो लोग सच में एक एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे और उसको हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर बच्चों आप लोगों का ये जो चैप्टर है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये समाप्त हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आप बच्चों को समझ आया होगा। वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच बच्चों आज की क्लास का हिस्सा बनने के लिए। और हाँ बच्चों, कल है आपका राखी का त्यौहार, तो कल की क्लास नहीं होने वाली है, कल छुट्टी है बच्चों। आप लोग अपनी राखी एंजॉय कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।